संख्या में देखो एक आउटलाइन तैयार करते हैं पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले है ना। वो तो पहले भी बताए थे इंट्रोडक्शन में, तो वास्तविक संख्या क्या क्या पढ़ने वाले। तो आज तुम्हारे सामने इसलिए लिखे हैं कि तुमको एक मैप समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं चीजों को, है ना। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग क्या किए बताओ, एकदम बेसिक से उसका परिचय देख लिए, वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे से समझ लिए कौन कौन सा संख्या आता है उसके अंदर में। फिर दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कर रहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। और उसके बाद अगला टॉपिक कौन होगा, एचसीएफ तथा एलसीएम, समझ गए। फिर अगला टॉपिक क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न। फिर हम लोग देखेंगे √2, √3, √5, √7 ये सब होता है ना, ये अपरिमेय संख्या का सत्यापन। फिर अगला टॉपिक क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के सत्यापन पर आधारित प्रश्न, इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, समझ में आया। प्रमेयिका और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस होता है ये सब चीज समझाएंगे। फिर आता है परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस तो कर ही लिए थे, दशमलव प्रसार वाला मैंने किए थे, लेकिन इसको और फिर से एक बार डिटेल में करेंगे। जब हम लोग इतना कुछ कवर कर लेंगे तब हम लोग कहाँ पे आएंगे, पीवाईक्यू प्रश्न। पीवाईक्यू मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब बिहार बोर्ड में इससे पहले जितना भी क्वेश्चन आया होगा ना इस चैप्टर से, वो सब कवर करेंगे लास्ट में। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अगर इतना चीज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब इसमें भी जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं ना कि एचसीएफ तथा एलसीएम पढ़ेंगे, इसमें बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो एगो एचसीएफ सीखेंगे क्या होता है, एचसीएफ पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अलग से पढ़ेंगे किसको, एलसीएम को। फिर क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे किसको, एचसीएफ एंड एलसीएम को, ताकि मिक्स क्वेश्चन रहेगा तो कैसे पहचानेंगे कि कब एचसीएफ लगेगा और कब एलसीएम। समझ रहे हो, जो कि तुमको लग रहा है कि यहाँ एक चैप्टर पॉइंट है, इसको हम बहुत लंबे तरीके से लेके जाएंगे। क्यों लंबा कर रहे हैं, क्योंकि एक एक को समझ में आना इंपॉर्टेंट, बात समझ गया। फिर जब एचसीएफ बात करेंगे ना, तो एचसीएफ में भी तुमको 3 मेथड सिखाएंगे। कितना मेथड, 3 मेथड, समझ गए बात को। चलो इतना लिखो। चलो, तो जिससे बन जाएगा वो बनाओ अपना अपना, जिससे नहीं बनेगा वो यहाँ पे फोकस करेगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, 156 लेंगे और 156 को पहले कटाएंगे किससे, 2 से। 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 2 नौ 18, फिर 3 से 13 बार में। ये सब हो गया अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा 156 का, वो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसी को लिख सकते हैं 2 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार। ये हो जाएगा आंसर, पहला हो गया। दूसरा अगर लिखेंगे तो दूसरा क्या लिखाएगा, 5005। इसको 5 से कटाएंगे, 5 एका 5, 5 एका 5। अब ये किससे कटेगा, कोई बता सकता है किससे कटेगा, 1001 किससे, 7 से। कैसे जाने के 7 से कटेगा, अब दिक्कत हो गया नहीं। तो अभी देखो, हमको यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, एक विभाजकता वाला रूल अगर पता है, किसका रूल, विभाजकता की। हमको पता है कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पता होना चाहिए रूल। 4 से कैसे पता चलेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करने पे जा रहे हैं तो एक पता चल रहा है हमको कि अगर हमको रूल पता हो, क्या पता हो, क्या रूल, कि किससे कटेगा और किससे नहीं कटेगा, उसी को बोलते हैं विभाजकता का नियम। उसी को क्या बोलते हैं, विभाजकता का नियम। तो अभी तो डिस्कस नहीं किए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक रूल सीख लेंगे, विभाजकता का नियम, कि कैसे जानेंगे कि 2 से कटेगा, कैसे जानेंगे कि 4 से कटेगा, कैसे जानेंगे कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बात समझ में आ गया। तो देखो, जरूरत होता है तब ना उसको सीखा जाता है। तो हमको पता चल गया ना कि जरूरत है, यहाँ पे जरूरत तो है। तो बताओ, कटेगा 7 से, तो 7 एका 7, फिर 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 तिया 21। फिर किससे कटेगा बताओ, 11 से कट जाएगा, 11 का
11 और फिर 3 3 11 3 33। तो 5005 ये किसका आ रहा है बताओ? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। हाँ किसी से भी कटाना है ना, तो वो कटाना है अभाज्य संख्या से। किससे कटाना है? क्यों? क्योंकि इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, तो अभाज्य संख्या से कटाएंगे तब ना अभाज्य गुणनखंड लिखाएगा। ठीक है, चलो अगला बताओ क्या है? 74 29। बताओ अगला क्या होगा? किससे कटेगा ये? तो कैसे कटेगा ये देखो, यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है ना रूल का। किसका जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि रूल अगर नहीं पता है, रूल पता रहता तब ना आसानी से चेक कर पाते हैं तुमको। लेकिन इतना तो पता है 9 देख के कि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से 3 से कटेगा। 3 से कटने का रूल क्या है पता है? जोड़ के देखना होता है। तो 9 2 11, 11 4 15 और 15 7 22। कट रहा है? नहीं कट रहा है 22 3 से। तब किससे कटेगा? आपकी बार तुम फंस गया ना। ई क्वेश्चन मान लो तुम पहले किया था तो तुमको दिमाग आ गया, लेकिन अब ई क्वेश्चन में तो तुम्हारा नहीं रूल काम कर रहा है। 17 से कटेगा। हाँ कैसे कटाए? 17 से। कैसे जाने कि 17 से कटेगा? गुना करके देख लिया। अभी तो एक मान लो हिट एंड ट्रायल मेथड है। क्या है? हिट एंड ट्रायल मतलब अपने मन से ट्राई कर रहे हैं करता है कि नहीं करता है। तो 17 से कटाओ। 17 चौकी 68, 17 पचे 85, 68 ना हो गया। तो 68 74 में जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो 6 2 62, 6 2 कितना हो गया? तो 62 में 7 से काट 17 से काटोगे। 17 तिया 51, 17 चौकी 68। तो 17 तिया 51 ना। नहीं समझ रहा है? इसको लिख देते हैं तब तो दिक्कत नहीं होगा। 17 चौकी 68, 6 और 2 यही ना। 17 तिया 51 यही ना हुआ। 17 7 119 कट गया। क्या बारे में? 437 के बारे में। अब बताओ किससे? 19 से। 19 का 19, 19 दूनी 38 और कितना हुआ? 38 और 6 44। तो 5 ना। 38 5 43, 5 पर 7 57, तो 19 तिया 57। ये समझ में आ रहा है कि ना सबको? भाग दे के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग दे। जिसको दिक्कत हो रहा है वो चेक कर लो। 19 से भाग दो कितने में? 437 में। तो 19 दूनी 38, 5 और 7, 19 तिया 57। आ गया ना 23 बार में? बात समझ में आ रहा है? अब फिर ये क्या हो जाएगा बताओ? 23 से कम 23 हो जाएगा ना। इधर भी हम लोग कर सकते थे 13 कम 13, और इधर भी क्या कर सकते थे? 13 कम 13। कोई दिक्कत है? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा इसका गुणनखंड? 7 4 2 9 का गुण अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? 17 गुना 19 गुना 23। होगा कि नहीं होगा? अब एक और क्वेश्चन बचा है ना। कौन सा बचा है? 140। 140 वाला भी कर लेते हैं। 2 से क्या बार में? 70 बार में। 2 से 35, 5 से 7 बार में, है ना। पहले क्या करना है देखो, हम लोग को करना है सीखना है। तो जो हम बनाते हैं ना, तो पहले देखो बनाने का सब ट्राई करोगे, लेकिन सोचना है कि जब टीचर सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन को तो वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको ऑब्जर्व करना। क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है कि जिस तरीके से हम करते हैं ना वही तरीका तुमको भी करना है, तब ना आसान लगेगा। चलो अब बताओ तो इसमें क्या होगा? 140 बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 2 क्या बार? 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार। हो गया आंसर। समझ रहा है? तो यानी कि हमको एक चीज समझ में आ गया इतना क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद कि अगर विभाजकता का नियम पता है, अगर विभाजकता का नियम पता है तो आसान हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? समझ रहा है बात को? चलो इसको करो, तब एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब फिर विभाजकता का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? विभाजकता का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, यही जान लो। अगर रियल नंबर से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया, रियल नंबर से क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्या करा है कि व्याख्या करें क्यों आता है इसके पीछे, जानते हो रीजन? क्योंकि इस क्वेश्चन से तुम्हारा कंसेप्ट टेस्ट होता है। क्या टेस्ट होता है? तुम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो या नहीं हो। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है? देखो जैसे मान लो कि हम एक संख्या लिख रहे हैं 10, क्या लिख दिए, और एक संख्या मान लिया 18। क्या मान लिए? 10 मान लिया और एगो 18 मान लिया। अच्छा बताओ 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखने में किसी कोई दिक्कत होगा? तो 2 से क्या बार में? 5 बार में, और 5 से 1 बार। आ गया कि नहीं आ गया? तो 10 बराबर क्या लिखोगे? 2 गुना 5।
लिखोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 18 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो क्या लिखोगे? 2 9 18, 3 3 9, यानी कि 18 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 गुना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसको लिखोगे 2 गुना 3 की पावर 2, यही ना? 3 2 बार हुआ मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो 10 बराबर क्या लिखोगे? 2 गुना 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब ध्यान से सुनना जो समझाना चाह रहे हैं। ये जो 10 है, ये जो 10 है, 10 को हम क्या लिखे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अच्छा बताओ, क्या 2 अभाज्य संख्या है? 5 क्या है? अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो लिखाया, कि 10 क्या हुआ तुम्हारा? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या। तो अभी आधारभूत प्रमेय वही ना कर रहा था कि भाज्य संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में। बात समझ में आया? तो अगर हम इसको हटा दें 10 को और ऐसे करके ये लिख दें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा? 10 आएगा। तो अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है, अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड है, इसको गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं, तो जो इसका रिजल्ट होगा वो निश्चित ही भाज्य संख्या होगा। नहीं समझे? अगर इधर प्रोडक्ट जो है ये गुणा के रूप में है, तो इसका मतलब निश्चित है कि इसको जब सॉल्व करेंगे जो आएगा वो क्या होगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, आएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो लेकिन अगर हमको पहले ही दिखाना पड़ेगा ना कि ये गुणनफल के रूप में है, ये भी गुणनफल के रूप में है। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो हम 10 से इसको यहाँ पे पहुंचाए थे ना। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या किया? तुमको इस फॉर्मेट से चाह रहा है कि तुम यहाँ पहुंचो। बात समझ रहे हो बात को? ये क्या दिया? 10 से यहाँ पे लाके हम लोग सोच रहे थे, लेकिन अब एग्जामिनर तुमको क्या सोचवाना चाह रहा है? नीचे से ऊपर भी आना तुमको आता है कि नहीं आता? देखो इस बार क्या किया, उस फॉर्म में दे दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में दे दिया है ना। और तुमको ये नंबर पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है कि नहीं, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना। क्या करेंगे? नहीं सॉल्व करेंगे ना। पहले मानो लिखेंगे, माना कि, क्या माने बताओ? ये जो संख्या है ना, ये x मान ली, ये क्या है? x। तो x बराबर कितना लिख दोगे बताओ? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 14। मान लिया? कोई दिक्कत? अच्छा 13 है, 13 मान लिए। और फिर एगो दिया हुआ कौन? ये वाला 2 संख्या दिया हुआ है ना, एक और एक ये दोनों पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहले तो मान लिया कि x कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 10 था तो वैसे क्या मान लिया? x मान लिया। अब हम इसको भी क्या मान लेंगे? इसको मान लेते हैं y, क्योंकि ये अलग संख्या होगा ना। तो y बराबर क्या हुआ बताओ तो? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये ना है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, अगर हम x वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो x वाला क्या लिखोगे कि देखो यहाँ पे गुना में है और ये प्लस में। बेसिक मैथ्स, बेसिक में किए थे ना, याद करो। बेसिक में क्या किए थे? ये एक टर्म होगा क्योंकि ये सब गुना में है, और एक टर्म ये होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 टर्म हो गया, और दोनों क्या जिससे जुड़ा है? प्लस से जुड़ा है। तो अगर हम बोले कि 7 गुना 11 गुना 13 है ना यहाँ पे, और प्लस 13, पहले साफ साफ लिख दिए। अगर हम बोले कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है? एक टर्म और एक टर्म है, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है? कि इधर भी 13 है और यहाँ भी है कि नहीं? पहले ही बताओ। और ये गुना के फॉर्म में मतलब मल्टीप्लाइंग है ना, तो यहाँ गुना के फॉर्म में और इसमें किस में है? प्लस में। तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों में से 13 बाहर ले सकते हैं। क्या कर लेंगे? 13 अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुना 11, क्योंकि इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। बात को समझो, यहाँ से 13 क्या हो गया? कॉमन ले लिया है ना, तो 13 की जगह पे क्या आ गया? 1 कॉमन निकल गया। अब प्लस, और यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो यहाँ भी क्या बचा? अब इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना, और ये मल्टीप्लाई करो, 7 गुना 11 कितना? 77, अब प्लस 1 कितना हो गया? 13 गुना 78, 13 गुना आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अब बताओ, क्या तुम्हारा ये 13 जो है अभाज्य संख्या है? 13 क्या है? और 78 क्या है? भाज्य संख्या ना। क्या है? भाज्य संख्या। तो और ये बताओ कि 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम अभी सीखे थे रूल क्या, एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में कोई दिक्कत है? तो अगर हम 78 को फैक्टराइज कर दें, 78 को क्या कर दें? फैक्टर गुणनखंड कर दें, तो 78 का गुणनखंड क्या होगा जरा बताओ? 78 का 2 से 39 बार में
3 से 13 बार, यही ना होगा? कोई दिक्कत है? तो 2 एक बार, 3 एक बार और 13 एक बार। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 13, छोटा से बड़ा लिखते हैं पहले। अच्छा पहले एक बार लिख लो, 13 गुना 78 को क्या लिख सकते हो? 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13। और इसको तुम ये सब का सब अभाज्य संख्या है कि नहीं बताओ? सब का सब क्या है? तो हम इसको छोटा से पहले लिखे 2 और फिर 3 और 13 क्या बार? 2 बार, 13 पावर 2। अब जो बताओ कि जो x होगा वो कैसा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या? x भाज्य होगा को भाज्य? भाज्य ना होगा रे। अभी 10 क्या था? भाज्य ना। क्यों? क्योंकि इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते थे। अगर हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं तो ये क्या होता है? भाज्य संख्या ना। ये क्या होता है? हाँ, अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अंकगणित का आधारभूत पर मैं क्या करा था कि कोई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? सब अभाज्य संख्या का गुणनफल है ना। तो x हुआ ना, तो x क्या हो गया? भाज्य क्यों भाज्य? अतः क्या लिख देंगे? x क्या है? भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत हुआ? बोलो। अगर हम दूसरा को सॉल्व करें तो क्या होगा? दूसरा वाला भी सेम कर सकते हो इसी तरह से। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है रे? समझ में आ रहा है ना सबको? इसमें बताओ क्या करेंगे? y बराबर मान के चले हो तो y बराबर क्या लिखेंगे बताओ? 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 लिख दिए। क्या ये एक टर्म है? सब गुना में है तो, और ये एक टर्म हो गया, 2 टर्म। अब इसमें बेसिक मैथ्स में तुम लोग को बता चुके हैं पहले। क्या दोनों में बताओ क्या कॉमन है? 5 है। 5 को ले लिए बाहर, तो क्या बचा? 7 गुना 6, अब यहाँ पे 1, 5 की जगह पे 1 और 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5। प्लस 5 नहीं, ब्रैकेट बंद ना। यहाँ तक हुआ, इससे कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस 5 की जगह क्या होगा? 1। आया समझ में? अब देखो इससे जितना यहाँ पे फैक्टराइज किया था ना बाहर में जाके, जैसे 78 पहले ही दोनों को सॉल्व किया, 78 आया था, फिर 78 को अभाज्य गुणनखंड में लिखा था। एक तो वो तरीका था। अब थोड़ा सा बताएं कि चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर +1 कर लो, फिर अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर लिखो। एक तो तरीका वो था। और उससे भी आसान तरीका बताएं कि इसमें ढूंढो ये अभाज्य संख्या है, ये क्या है? भाज्य संख्या। इसको पहले तोड़ दो यहीं पे। नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये अभाज्य है, इसको छोड़ दिए। ये 6 क्या है? भाज्य संख्या। तो इसको 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, और ये दोनों भाज्य है कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? फिर गए किस पे? 1 पे। 1 को छोड़ दे, 4 भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य में बदल दो, 2 गुना 2। समझ रहा है कुछ? फिर 3 को भी छोड़ दिया, 2 को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिए। मने मन समझ गए बात को? अब हम क्या करेंगे? इस स्टेप को अगला स्टेप में लिखते हैं। 5 का 5, और इधर कितना लिख दोगे? 7 गुना कितना? 2 गुना 3, और फिर गुना कितना रे? 7 का 7 हो जाएगा, और 6 का 2 गुना 3। 1 को छोड़ दो ना, गुना 4 को क्या? 1 से कोई मतलब है? कब? जब गुना में रहेगा तब। गुना में रहेगा तो अब यहाँ पे 4 का कितना? 2 गुना 2, और फिर गुना 3, फिर गुना 2, यही ना? प्लस 1। कोई दिक्कत? तो इसको यही बचा। अब इसको लिखोगे तो क्या होगा? 5 गुना, अब इसमें बताओ 2 क्या बार आया? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो। गुना बताओ 3 क्या बार? और कुछ है? 7 एक बार। हुआ? कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना था? चूंकि इसको सबको गुणनखंड के रूप में लिखना था ना, +1, तो सॉल्व तो करने पड़ेगा। सॉल्व तो नहीं समझे बात को? क्यों? क्योंकि सबको गुना के रूप में दिखाना है, और यहाँ पे 1 छोड़ देंगे इस तरह से तो +1 रह जाएगा ना। इसको गुणनखंड करने के लिए जोड़ दो, तो 2 की पावर 4 कितना होता है बताओ? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, नहीं हो जाएगा? और फिर 3 का स्क्वायर कितना? 9 गुना 7 प्लस 1। ठीक है? अब इसको कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना, इसको गुना करो, 16 144, 144 गुना 7 कर देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 1008 और 1 1009 हो गया। 1009 ना, एक जुटेगा ना भी? हाँ, तो जोड़ के 1009 हो गया, है ना?
9 1 10, तो ये दोनों बताओ क्या है, अभाज्य संख्या है, 5वां अभाज्य, और ये भी क्या है, तो किसी से कटेगा नहीं, अगर किसी से कट गया तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी उसको तोड़ के तो अभाज्य के रूप में लिख देंगे ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो अगर ये गुणनफंड के रूप में है तो y भी क्या होगा बताओ, भाज्य क्यों भाज्य है, भाज्य होगा ना, क्योंकि इधर अगर गुना के रूप में लिखा गया तो ये क्या होगा, भाज्य, और इधर भी गुना के रूप में लिखा गया तो y भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए x क्या होगा, भाज्य संख्या, x क्या होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्या बोलेगा, क्योंकि x को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया? इसको क्या लिखोगे, x अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, लिख लो, ठीक है, मिटा दो। नीचे लिखा x भाज्य संख्या है क्योंकि x को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, इसमें ऐड कर दो क्योंकि, क्या लिख दोगे, क्योंकि x अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में x को, क्योंकि x को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, और जिसको लिखा जा सकता है वही क्या बोलते थे, भाज्य संख्या। यही ना प्रमेय था, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और लिखा जा सकता है तो भाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसमें क्या लिख दोगे, y को भी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अतः क्या लिख दोगे, y एक भाज्य संख्या है। बोलो कोई किसी को कष्ट, ये कंसेप्ट अच्छे से जो समझ में आएगा वही ना एक्सप्लेन कर पाएगा चीज को, जिसको नहीं आएगा समझ में दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन 1 2 को कर लेते हैं हम लोग, तब हो जाएगा ये टॉपिक है। क्या बोले थे, हर बार ही आता है, हाँ देखेगा तो सब हलवा लगने लगेगा। लास्ट में क्या करेंगे, PYQ, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्या करवा देंगे, PYQ। जब जितना इस चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना पहले पिछले 10-15 साल में, सब कर लेंगे, समझ रहा है ना, तब ना सोम सोल आएगा। अरे सोम सोल आने के लिए क्या चाहिए, मेहनत उस लेवल का चाहिए। मिटा दे इसको, अब क्वेश्चन लिखेंगे हम बताएंगे ना, तुम लोग खुद से कर दोगे, स्टॉप कर दो, क्वेश्चन लिखने में टाइम काहे लिए उसमें वेस्ट करवाएगा। हो गया, चलो देखो, जिससे न देखो इसको बनाने का तरीका थोड़ा सुंदर सजा के लिखना है। बनाने तो आ गया, लेकिन सर अब लिखने में दिक्कत हो रहा है ना रे। तो देखो यही नहीं कह रहा है कि ये एक भाज्य संख्याएं दर्शाएं, यही नहीं दर्शाना है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि, क्या मान लेंगे, मान लिया कि कोई संख्या मान लेते हैं इसके लिए, x बराबर 5 गुना 7 गुना 13 प्लस 5। अब तो लिखना आसान हो जाएगा, मान लिए। अब मान लिए तब क्या होगा बताओ, इसमें ये संख्या है, इसमें ये दूसरा टर्म है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो 7 गुना 13 प्लस 1 1 हो जाएगा ना। तो बताओ क्या होगा, 5 और 7 गुना 13 13 कितना हो जाएगा, 91 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 98, 5 गुना 98। अब देखो इसको थोड़ा सा ना, हाँ 91 और 1 92, दोनों ध्यान से सुनना थोड़ा। एक तो तरीका है बच्चा वाला कि 92 को पकड़ेंगे यहाँ पे, 2 चौके 8, फिर 2 छक्के 12, ऐसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, थोड़ा सा क्या बनना है, स्मार्ट। कैसे, तो ऐसे ही एक ग्राफ ले लिए, एक क्या ले लिए, ट्री मेथड कर देना। क्या लगा देना है, ट्री मेथड। ट्री मेथड फैक्टर ट्री समझाए थे ना, 92 रख दिए। अब यहाँ से 2 से क्या बार में, 2 से 46 बार में, और फिर 2 से 23 बार में, नहीं होगा रे। तो देखो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और 23 हो गया ना। तो अभाज्य संख्या में कैसे लिख दोगे, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 23 लिख दिए। अब इसको सजा देंगे, कैसे, छोटा से बड़ा,
तो 2 क्या बार आया है? 2 बार, 5 और 23। और क्या ये सब अभाज्य संख्या है? तो हम क्या बोलेंगे? अतः, क्या बोल दोगे? अतः x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि x को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना। समझ रहा है बात को? भारी चीज है, हो गया इजी। क्यों हो गया भाज्य संख्या भाई? क्योंकि x को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं वो भाज्य संख्या होता है। यही तो है हमारा प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, है ना। चलो इसको बनाओगे इसी तरह से फटाफट, कोई दिक्कत होगा? कोई बोर्ड पे बनाना चाहेगा इस क्वेश्चन को, इबला को बोर्ड पे? क्या बनाएगा? इसमें फंस गया सब रे। तो आप चलो हम ही बनाते हैं। इसमें भी क्या करेंगे बताओ? मान लिया कि, क्या करोगे? मान लिया कि, क्या मान लिए बताओ? x बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55, है ना। तो जब भी फंसेंगे, देखो ये गुना के रूप में लिखा हुआ है और ये गुना के रूप में नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा उलझा दिया तुमको। तो क्या करेंगे? इसको भी तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? क्योंकि ये सब किस में? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में ना, और ये तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा हुआ है, ये तो भाज्य संख्या के रूप में लिखा हुआ है। इसको तोड़ देंगे। बताओ अब नहीं ना, अब दूसरा दिन क्या रहे, अब तो जो खेल था निकालिए दिए। तो अब यहाँ पे प्लस, अभी 55 बचा, तो 55 को तोड़ेंगे कैसे? 5 गुना 11, 5 गुना लिख सकते हैं। अब बोलो कोई दिक्कत हुआ? बस इतने को ट्विस्ट था। अब क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? 5 भी कॉमन और 11 भी कॉमन, तो 5 भी निकल गया और 11 भी निकल गया, तो 7 गुना 13 प्लस ये दोनों निकल गया, तो 1 बचा है। अब कितना बचा? 5 गुना 11 और 63 91 प्लस 1, तो 5 गुना 11 गुना 92, तो 5 गुना 11 गुना 92 है ना। तो फिर इसको फैक्टराइज करे, ये तो ये गया ना रे, 2 गुना 23, तो कितना हो गया? पहले 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, पहले 5 गुना 11 गुना 23, तो ये क्या ले? x है ना, x ही मान है ना, हो गया। तो क्या लिखोगे? x एक भाज्य संख्या है, क्योंकि x को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया बात को? यानी कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो होता है, गुणनफल होता है, गुना करने के बाद जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। और यही तो था दिखाना कि भाज्य संख्या। हो गया।